आज की फॉलोअप की जो कहानी है, उस कहानी से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ। क्राइम और क्राइम की दुनिया, इन्वेस्टिगेशन, सबूत, गवाह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब एक फैसला आता है, इस फैसले की पूरी बात भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, एक शख्स गायब हो जाता है, उसके बाद ढूंढा जाता है, कहीं सुराग नहीं मिलता, फिर एक नंबर मिलता है, उस नंबर के ज़रिए पुलिस एक सस्पेक्ट के पास पहुंचती है जिसके पास शक होता है। महीना बीत चुका है उस नौजवान को गायब हुए हुए। महीना भर बाद वो नौजवान एक घर के अंदर गार्डन में ज़मीन के 6 फुट नीचे दफन मिलता है और उसके ऊपर बाकायदा गोभी का पेड़, गोभी के पौधे लगा दिए गए थे। तो एक शख्स जो गायब है वो इसलिए मिलता है कि पुलिस एक दूसरे शख्स को पकड़ती है और फिर उसकी निशानदेही पर उसी के घर से एक लाश मिलती है जो ज़मीन के अंदर दफन है, और उसके बाद फिर पुलिस केस बनाती है, मामला कोर्ट में जाता है। लेकिन कोर्ट ये कहती है कि पुलिस ने कोई सबूत अदालत में ऐसा पेश नहीं किया जिससे कि हम ये मानें कि जिस घर से ये लाश मिली है वही लोग इसके कातिल हैं। अब यहाँ पे मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि एक आदमी जो गायब है और गायब होने के महीने भर बाद जिस शख्स की वजह से मिलता है और फिर जिसकी लाश उसकी निशानदेही पर मिलती है, तो क्या ये इतना ये बताने के लिए काफ़ी नहीं है कि वो शख्स सब कुछ जानता था, वो इसमें इन्वॉल्व है? क्योंकि एक गायब शख्स ज़मीन के अंदर से बाहर निकल रहा है एक किसी और के बताए हुए पते के हिसाब से कि ये राजी यहाँ दफनाया था। अगर वो न बताता तो लाश तो कभी ज़मीन से बाहर ही नहीं आती। तो क्या ये सबूत नहीं है कि वो शख्स कातिल है या कातिलों से मिला हुआ या एक कत्ल की साजिश में शामिल है? लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अदालत ने इसको सबूत ही नहीं माना और कहा कि सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। लाश बेशक घर से मिली हो, उसके बताए हुए उसके पते के हिसाब से मिली हो, लेकिन पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि कातिल वही है। इसीलिए ये अदालत उन सबको बेगुनाह मानती है और बरी कर रही है। 9 साल बाद जिस शख्स का कत्ल हुआ उसमें सारे लोग बरी हो गए, यानी कि उस शख्स का कातिल कोई नहीं है। अब ये सवाल तो आपसे किया, सिलसिलावार कहानी सुन के फैसला आप लोग कीजिएगा कि मामला क्या है। ये कहानी है भिलाई की। छत्तीसगढ़ में भिलाई है। भिलाई में एक नौजवान रहा करता था, अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा कोई मामूली शख्स नहीं था। उसके पिता एजुकेशन के फील्ड में एक बहुत बड़े नाम उस स्टेट में, पूरे छत्तीसगढ़ में, और जो कम से कम 4 इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक, मतलब शहर के हज़ारों बच्चे उनके कॉलेज, उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ा करते थे। तो गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी के चेयरपर्सन और शंकराचार्य ग्रुप के चेयरमैन आईपी मिश्रा, जिनके 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मैनेजमेंट, फार्मेसी, बीसीए, एमसीए, यहाँ पे ये पढ़ाई हुआ करती थी। तो एक बड़ी हस्ती, अमीर शख्स और इज्जत, क्योंकि एजुकेशन के फील्ड में है, और उनका बेटा अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा के कत्ल की कहानी है ये, जिसका फैसला अभी 3 दिन पहले हाई कोर्ट से आया। हाई कोर्ट के इस फैसले पर आए सरसरी तौर पर यह कहानी आपको सुनाता हूँ। शायद ये कहानी मैंने सुनाई हो, मुझे याद नहीं है। अभिषेक मिश्रा 9 दिसंबर 2015 को दिल्ली से अपने घर वापस लौटा था। वो दिल्ली आया था किसी काम की वजह से। 9 दिसंबर 2015 तो घर लौटा, उसके बाद घर पे रहा और फिर शाम को वो अचानक अपनी कार उठाता है और घर वालों को बिना कुछ बताए हुए निकल लेता है। अक्सर होता है, यंग है, नौजवान है, दोस्तों से मिलने गया होगा। तो वो घर से निकला, लेकिन रात हो गई, लौटा नहीं। और ये ऐसा कभी हुआ नहीं इससे पहले। घर वालों को फिक्र हुई, इन्होंने उधर उधर ढूंढा, उसका मोबाइल स्विच ऑफ, उसके दोस्तों से पता किया, कोई सुराग नहीं। अब मामला फौरन फिर पुलिस में गया। पुलिस ने मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज की। इस मिसिंग वाली बात को भी याद रखिएगा। पुलिस ने मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज की। अब तफ्तीश शुरू हुई। अगला दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, कोई सुराग नहीं। अब इधर कुछ पता चल नहीं रहा है।
उधर एक बड़े बाप का बेटा, एक अमीर बाप का बेटा और गायब है और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। मामला ऊपर तक गया, इस पर पॉलिटिक्स भी हुई, फिर आला अफसरों की टीम बनाई गई, कहा गया कि इसको ढूंढो, इस बच्चे को, इस लड़के को। अब पुलिस की टीम लगी, उन्होंने सारे CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो है वो खंगालने शुरू किए। उसके बाद CCTV खंगालना शुरू किया, कोई सुराग नहीं। करीब 10-15 दिन बीत गए। एक रोज़ अचानक खबर मिली कि जिस कार से अभिषेक मिश्रा गायब हुआ था वो एयरपोर्ट रोड पर लावारिस हालत में खड़ी मिली है। अब जब एयरपोर्ट रोड पर लावारिस हालत में खड़ी मिली तो फिर लगा कि ये कैसे हो सकता है, अभिषेक अपनी कार को तो छोड़कर जाएगा नहीं। खैर पुलिस पहुंची, कार को देखती है, लेकिन कार से भी कोई सुराग नहीं मिलता। अब पुलिस को लगा कि एयरपोर्ट रोड तक ये कार आई है तो घर से लेकर इस एयरपोर्ट रोड के बीच में बहुत सारे CCTV कैमरे होंगे। उन्होंने खंगालना शुरू किया, कुछ टोल नाके भी थे। एक नाके पे अभिषेक की ये कार दिखाई देती है, लेकिन उसमें अभिषेक नहीं बल्कि 2-3 लोग अलग दिखाई देते हैं बैठे हुए। 3 लोग पर उनका चेहरा साफ नहीं। अब लगा कि मामला गड़बड़ है। अब पुलिस अभिषेक के कॉल डिटेल को, इधर कई टीमें लगी हुई थी, खंगाल रही थी। कहते हैं कि शायद देश में ये वो मामला है जिसमें इससे ज़्यादा कॉल डिटेल यानी CDR किसी के नहीं खंगाले गए होंगे। अगर भिलाई पुलिस का दावा सच है तो उन्होंने करीब 1 करोड़ नंबर छान मारे, 1 करोड़। क्योंकि एक नंबर मिलता, फिर उसका दूसरा पकड़ते, उससे सिरा से तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरे फैमिली का, रिश्तेदारों का। चूँकि कॉलेज इतना बड़ा, कॉलेज के जितने बड़े स्टाफ हैं उन सब का, कुछ स्टूडेंट्स का, फ्रेंड सर्किल का, रिश्तेदारों का, पॉलिटिकल सर्किल में जो लोग हैं उनका। 1 करोड़ नंबर को छानते 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 आखिरकार पुलिस को लास्ट लोकेशन पता चलता है अभिषेक का। और ये लास्ट लोकेशन जो था, इत्तेफाक से कहाँ एयरपोर्ट रोड, दूसरे इलाके में गाड़ी मिलती है, कहाँ पूरा खंगाल रहे हैं, अलग अलग शहरों में छानबीन चल रही है। लेकिन लास्ट लोकेशन अभिषेक के घर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर, उसी भिलाई में एक जगह है स्मृति नगर, वहाँ पे मिलता है, सिर्फ 3 किलोमीटर दूर उसके घर से। पुलिस को लगता है कि कहाँ कहाँ हम ढूंढ मारे, और ये सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। जो लास्ट उसका फ़ोन ऑन था जिस पे बात हुई, और उसके बाद वो फ़ोन स्विच ऑफ, ये लास्ट लोकेशन था। अब पुलिस ने स्मृति नगर के जितने भी टावर थे उनसे उन तमाम आखिरी उस वक्त, उस दिन के, जो जिस वक्त इसका मोबाइल बंद हुआ अभिषेक का, उसको टटोलना शुरू किया। बहुत सारे उसमें भी नंबर आए, हर नंबर को चेक किया गया, कोई सुराग नहीं। करते 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 आखिरकार एक नंबर पर आकर पुलिस ने ज़ीरो इन हुई। जब उस नंबर को टटोला गया तो पता चला कि वो नंबर विकास जैन नाम के एक शख्स का है। और इत्तेफाक से जब मोबाइल स्विच ऑफ हुआ अभिषेक का, उससे जस्ट पहले जो आखिरी बातचीत हुई थी वो उसी विकास जैन नाम के शख्स से बातचीत हुई थी। अब पुलिस को पहला क्लू मिला कि ये विकास जैन। तो पुलिस ने कहा कि अब विकास जैन पे ज़ीरो इन करते हैं, क्योंकि आखिरी लोकेशन मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले, और लास्ट कॉल विकास जैन का। तो इतना काफ़ी था सबूत, क्योंकि किसी भी केस में, क्राइम में, लास्ट विटनेस, लास्ट कॉल, लास्ट लोकेशन, ये एक तरह से शक पैदा करता है। ये बेसिक पुलिसिंग है, बेसिक जांच चाहिए। तो आखिरी कॉल, आखिरी लोकेशन, आखिरी बातचीत विकास जैन से। पुलिस विकास जैन के घर पहुंचती है और उसे उठा लेती है। अब विकास जैन को जब उठाती है, उससे पूछताछ करती है, वो कहता है हाँ मेरी बात हुई, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। अब विकास जैन से क्यों बातचीत होगी, विकास जैन कौन है, विकास जैन का अभिषेक मिश्रा से क्या रिश्ता है। तो पुलिस ने जब इस सच्चाई को टटोला तो एक कहानी खुली। कहानी ये थी कि विकास जैन की पत्नी का नाम है किमसी जैन। अब किमसी जैन कौन है, तो किमसी जैन अभिषेक मिश्रा के इसी 4 कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, जो अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज थे, उनमें से एक की स्टाफ थी, वहाँ पढ़ाती थी। और उसी कॉलेज का मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक मिश्रा। तो ये हुआ, ये पता चला जब खंगाला गया दोनों के रिश्तों को, तो पता चला कि जब किमसी जैन वहाँ पढ़ाया करती थी तो अभिषेक और किमसी करीब आ गए, दोनों में प्यार व्यार हुआ। लेकिन फिर बाद में किमसी ने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद उसने विकास जैन से शादी कर ली। इसके बाद एक कहानी यह भी है
कि शादी करने के बाद भी अभिषेक मिश्रा ने उसे छोड़ा नहीं और कहा कि तुम हमसे बात किया करो, मिला करो। लेकिन अब किमसी जैन नहीं मिला करती थी, क्योंकि वो शादीशुदा थी, शादी हो चुकी थी, उसका अपना परिवार था, ससुराल था, तो वो उसको इग्नोर करने लगी। अभिषेक ने कई बार फ़ोन किया। एक रोज़ किमसी ने अपने पति विकास जैन को ये बात बता दी कि ऐसी सी बात है और वो मुझे तंग करता है। तो विकास जैन ने अपने एक चाचा, जो किमसी जैन के चाचा थे, मतलब उसका चचिया ससुर लगा, उससे ये बात बताई और फिर इन लोगों ने प्लान किया कि उसको किडनैप करते हैं और मारते हैं। तो अब इसके बाद सारी प्लानिंग हुई और प्लानिंग के बाद यह है कि विकास जैन ने बदला लिया अपनी पत्नी को तंग करने का। लेकिन विकास जैन किमसी जैन के साथ रिश्तों की बात तो माना कि हाँ वो तंग करता था, ये सारी बातें बोली, पर उसने कहा कि अब तो उस बात पुरानी बात हो गई। अब तो किमसी ने कभी हाल में एक बेटे को जन्म दिया। जिस दिन 9 दिसंबर को अभिषेक मिश्रा गायब हुआ, उससे 26 दिन पहले किमसी जैन ने एक सिजेरियन एक बेटे को जन्म दिया था और 9 दिसंबर से एक दिन पहले 8 दिसंबर को उसी बच्चे की तबीयत खराब थी, तो वो उसको हॉस्पिटल भी लेकर गई थी। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर थी। विकास जैन ने बताया, किमसी से भी पुलिस ने पूछताछ की, उसके रिश्तेदार जो चाचा वाचा उनसे भी पूछताछ की। तो ये बात आ गई कि हाँ ये 26 दिन पहले इसने डिलीवरी हुई है, एक दिन पहले बच्चा बीमार था, हॉस्पिटल गई है। तो उसने कहा मैं तो इन्हीं में उलझा हुआ था, लेकिन मुझसे बात हुई और वो चला गया। पुलिस के हाथ फिर खाली। लेकिन लगा पुलिस को कहीं ना कहीं कि विकास जैन के अलावा इस पूरे मामले में और कोई है ही नहीं, सामने दिख ही नहीं रहा है, तो शायद वो कुछ पुलिस को गुमराह कर रहा है। फिर पुलिस ने अपने तरीके से बातचीत की और विकास के साथ साथ उसके चाचा को भी उठा लिया और सख्ती से पूछताछ की। जब सख्ती से पूछताछ की तो इसके बाद अब उन्होंने एक कहानी सुनाई। इस कहानी को सुनाने के बाद पुलिस की टीम ने कहा कि चलो अब तुम हमें अपने साथ ले चलो। अब इसके बाद विकास जैन पुलिस की टीम को लेकर अपने चाचा के घर, यानी किमसी जैन के चाचा और उसके ससुर के घर स्मृति नगर में ले जाता है। और वहाँ ले जाने के बाद घर के में अंदर एक गार्डन था। उस गार्डन में वो एक इशारा करता है। उस जगह पर उस वक्त गोभी उगा हुआ था और बाकी सब पेड़ पौधे थे। तो जहाँ पे गोभी उगा हुआ था उस जगह की खुदाई की गई। करीब 6 फीट गहरा गड्ढा जब हुआ तब अंदर से बोरी में एक सड़ी गली लाश मिली। उसको बाहर निकाला गया। अभिषेक मिश्रा के घर वालों को बुलाया गया। उन्होंने देखा, जूतों से, कड़ों से, अंगूठी से उन्होंने शिनाख्त कर लिया कि उनका बेटा है। लेकिन फिर भी कानून की नज़र में तो शिनाख्त सबूत के साथ होनी चाहिए। तो पुलिस ने उसको पोस्टमार्टम के लिए और फिर डीएनए के लिए, और डीएनए का सैंपल लिया अभिषेक मिश्रा के पेरेंट्स से, और फिर डीएनए रिपोर्ट आई और ये साबित हो गया कि ये लाश अभिषेक मिश्रा की है। अब पुलिस ने कत्ल का मामला दर्ज किया और इस मामले में विकास जैन, उसकी पत्नी किमसी जैन, उसके चाचा और विकास के एक और साथी, इन 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और कहानी यही बनी कि विकास जैन की पत्नी किमसी जैन जब वो पढ़ाती थी तब अभिषेक के साथ उसका रिश्ता था, लव अफेयर था, लेकिन बाद में भी उसको तंग करता था। और ये बात विकास जैन को जब उसने बताई तो विकास ने ये बदला लेने की ठानी और अपने ससुर और अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और फिर लाश को अपने चचिया ससुर के घर के आंगन में, गार्डन में दफना दिया। मामला कोर्ट में गया। करीब 15 की बात थी, 6 साल गुजर गए। 10 मई 2021 को इस मामले में जो ज़िला अदालत है, सेशन कोर्ट है, उसने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में अदालत ने किमसी जैन को बरी कर दिया। उसने कहा कि इस कत्ल से किमसी जैन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विकास जैन, उसके चाचा और उसके दोस्त को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अब जब उम्र कैद की सज़ा सुनाई तो अभिषेक मिश्रा के घर वालों को भी लगा कि चलो उनके साथ इंसाफ हुआ है। लेकिन इन तीनों ने अब इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। अब ये मामला चला गया हाई कोर्ट में। जून में ये मामला, जून 2021 में ये मामला हाई कोर्ट में चैलेंज के लिए गया। उसका ये मुकदमा चलता रहा, उधर कोरोना आया, सब कुछ। और ये जब मैं फैसला आया था मई 2021 को, तब भी जजमेंट जो आया था वो ऑनलाइन आया था, क्योंकि उस वक्त कोरोना फैल चुका था।
तो अब जून के बाद हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में लंबी जिरा हुई। उसके बाद हाईकोर्ट ने अभी इसी महीने, बल्कि इसी हफ्ते अपना फैसला सुना। वही फैसला जो मैंने आपको शुरुआत में बताई है। फैसला ये था कि ये पूरी कहानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर खड़ी है, यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य। इसमें कोई विटनेस नहीं है, इसमें कोई सबूत नहीं है, और इसीलिए इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा देना गलत होगा। किमसी जैन लोअर कोर्ट से ही बरी हो गई थी, हाई कोर्ट ने विकास जैन, उसके चचा ससुर और उसके दोस्त तीनों को बरी कर दिया। यानी अभिषेक मिश्रा का कातिल कोई नहीं है। अब कोर्ट ने इन तीनों को बरी क्यों किया, उसकी कहानी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कहानी को आप देखिए। जिस ग्राउंड पर हाईकोर्ट ने इन तीनों को बरी किया, वो ग्राउंड क्या क्या थे और इसमें पुलिस ने कहां कहां लापरवाही बरती, ये भी फैक्ट है। पहला, 9 दिसंबर 2015 को अभिषेक मिश्रा गायब होता है। जब कोई भी गायब होता है तो उस वक्त पता नहीं चलता कि आदमी मिसिंग है या किडनैप हो चुका है। तो पहली रिपोर्ट जो दुर्ग पुलिस स्टेशन में थी वो मिसिंग की थी। अदालत ने इसको पकड़ लिया। उसने कहा कि जब वो मिसिंग थी, अगले दिन नहीं मिला, 2, 4, 5, 6 दिन बीत गए, तो जैसे जैसे आप मिसिंग की डेट बढ़ती जाती है, डाउट बढ़ता जाता है। और फिर इस केस में तो ये भी हुआ कि कुछ दिनों के बाद उसकी कार कहीं और लावारिस हालत में पड़ी मिली। इसका मतलब है कि इस मिसिंग के फौरन बाद पुलिस को किडनैपिंग का केस ऐड कर देना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने इस पूरे केस में किसी भी स्टेज पर अभिषेक मिश्रा की किडनैपिंग का केस दर्ज ही नहीं किया। वो मिसिंग पे ही रही, और मिसिंग के बाद सीधे जब बॉडी मिली तो 302 जोड़ दिया, मतलब मर्डर का केस। तो किडनैपिंग की कड़ी गायब। तो जब किडनैपिंग ही नहीं हुई तो फिर कोई मारेगा कैसे, इसके सबूत कहाँ हैं? ये पहला पॉइंट अदालत ने पकड़ा। दूसरा, उन्होंने कहा 9 दिसंबर 2015 की बात है, शाम को अभिषेक मिश्रा ने कॉल किया उसी जगह पर स्मृति नगर में, और ये गया। अच्छा, कमाल ये है कि जब ये हाईकोर्ट में मामला गया तो ये पूरी जो बहस कर रहा था अक्यूज की तरफ से, विकास जैन की तरफ से, पता है कौन कर रहा था? खुद विकास जैन। उसने सारी दलीलें, पुलिस की सारी जो थ्योरी थी, उसको अदालत के सामने खड़ा होकर वही चुनौती दे रहा था और वही जवाब दे रहा था। अपने ही केस की मतलब पैरवी वो खुद कर रहा था। तो बताया गया कि जिस दिन 9 दिसंबर 2015 को अभिषेक घर पहुंचा था, उस दिन धनतेरस था। अब आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि धनतेरस के दिन आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, बहुत भीड़ होती है। क्यों? मान्यता है कोई ना कोई एक चीज़ उस दिन खरीदनी है, महंगी सस्ती उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो माना जाता है कि कोई एक चीज़ खरीद कर लानी है। तो उसकी वजह से पूरे देश में धनतेरस के दिन बहुत भीड़ होती है मार्केट में, यहाँ तक कि सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। दिल्ली में भी ऐसे ही होता, मैंने तो बहुत बार देखा है। तो अदालत का कहना था कि 9 दिसंबर को शाम को जिस वक्त आप ये बता रहे हैं, उस वक्त धनतेरस का वक्त पीक पर था, सबसे ज़्यादा मार्केट में भीड़ थी, सबसे ज़्यादा लोग थे, और अभिषेक मिश्रा के घर से लेकर विकास जैन के घर तक की दूरी 3 किलोमीटर थी। इन 3 किलोमीटर में हज़ारों लोग उस वक्त सड़कों पर थे, लेकिन एक भी चश्मदीद पुलिस पेश नहीं कर पाई कि उसने अभिषेक मिश्रा को अपने घर से निकलकर विकास जैन के घर तक गाड़ी में देखा हो, और न ही सीसीटीवी फुटेज कोई ऐसा था जो गाड़ी उसके घर तक पहुंच सके। जबकि पुलिस की थ्योरी ये थी कि अभिषेक मिश्रा निकला, उसके बाद जो वाइफ है विकास जैन की, रिमसी जैन, उसने फ़ोन किया अभिषेक मिश्रा को कि तुमसे बात करनी है, मिलना, तुम घर आ जाओ। और अभिषेक पहुंच गया, वहाँ पहले से तैयार था विकास जैन अपने 2 साथी और चचिया ससुर के साथ। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, पीछे से किसी तेज़ वजनी चीज़ से उसने सर पे मारा, अभिषेक गिर गया। इसके बाद उसने, उसके साथी और उसके चचा ससुर ने उसके ऊपर चाकू से बेइंतहा वार किया। चारों तरफ कमरे में खून था। जब उन्हें यकीन हो गया कि वो मर गया, तो फिर उसकी लाश को पॉलीथीन के एक बैग में डालकर और घर के उस गार्डन में उस गड्ढे में 6 फीट दफना दिया, और उसके ऊपर अंदर करीब 100 किलो नमक डाला ताकि लाश जल्दी पिघले। कमाल ये था कि ये गड्ढा उन्होंने इस कत्ल से बहुत पहले ही खोद रखा था, क्योंकि पुलिस के हिसाब से ये तय था कि वो अभिषेक मिश्रा को मारेंगे, और इसीलिए गड्ढा तैयार था, यानी उसकी कब्र तैयार थी। तो अदालत का कहना था कि 3
जो किलोमीटर की दूरी थी उसमें एक भी विटनेस का न मिलना या न लाना, ये पुलिस की नाकामी थी। इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज को दे रहे हैं। विकास मिश्रा ने एक और तर्क दिया। उसने कहा कि पुलिस की चार्जशीट में था कि इस लाश को गलाने के लिए 100 किलो नमक डाला। उन्होंने कहा कि अगर किसी लाश को गलाने के लिए 100 किलो नमक डाला जाएगा तो लाश का कुछ भी नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल गल के पिघल जाएगा। लेकिन यहाँ तो ठोस मिले सब कुछ। तो पुलिस की थ्योरी गलत है कि इस लाश को गलाने के लिए हमने नमक डाला है। ये भी है। जो अदालत ने सबसे आखिर में एक चीज़ कही इंपॉर्टेंट, वो ये 2 चीज़ें कि कत्ल का मोटिव किसी भी क्राइम में, मर्डर में या किसी भी क्राइम में मोटिव सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर पुलिस या प्रोसिक्यूशन मोटिव इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, वजह साबित नहीं कर पाए, तो फिर वो केस कमज़ोर माना जाता है कानून की किताबों में। अदालत का कहना था कि इसमें अभिषेक मिश्रा का कत्ल करने के पीछे की वजह क्या थी, पुलिस इसको सही तरीके से पेश ही नहीं कर पाई। वजह ये कि एक ज़माने में अगर कॉलेज में अफेयर था और इस बात को काफ़ी अरसा बीत गया, कई साल बीत गया, उसकी शादी हो गई, बच्चा हुआ 26 दिन पहले, तो अब इस वक्त ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में कोई कत्ल करे, इसकी गवाही या इसके सबूत पुलिस अदालत को कन्विंस नहीं कर पाई कि इश्क का बदला लेने के लिए पति और इन सब ने मार डाला। और अगर ये बदला था तो फिर रिम्पी इसमें इन्वॉल्व होगी, उसका केस कमज़ोर हो गया, इसलिए तो लोअर कोर्ट ने भी उसको बरी कर दिया। कोर्ट का कहना था कि सिर्फ और सिर्फ एक CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड पुलिस पेश कर पाई, जो ये साबित करती है कि 9 नवंबर 2015 को शाम को जब ये विषय गायब हुआ था, तब उसका लोकेशन और विकास जैन का लोकेशन एक था। लेकिन ये इत्तेफाक भी हो सकता है क्योंकि विकास नहीं रहता था और विकास अभिषेक के पास नहीं गया था, अभिषेक विकास के पास आया था। तो इसे एक CDR या कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर किसी को कातिल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इसके अलावा ना कोई एक विटनेस, ना सबूत, ना ही मोटिव। और ये कहते हुए हाई कोर्ट ने इसको बरी कर दिया सभी को। अब ये मामला जाहिर सी बात है, अभिषेक मिश्रा के घर वाले इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। 2 अदालतों ने अब तक 2 तरीके के फैसले सुना दिए। लोअर कोर्ट ने रिम्पी को छोड़कर बाकी 3 को उम्र कैद, हाई कोर्ट ने अब सबको बरी कर दिया, तब कोई बचा ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, तो क्या तीसरी अदालत का कोई तीसरा फैसला आएगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, सवाल यहाँ पे अदालत के फैसले पर उठता इसलिए है कि ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें विटनेस नहीं होते, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे है पूरा केस, लेकिन उसमें सजाएं हुई हैं, कठोर सजाएं हुई हैं। और वो जो पहला सवाल, मतलब मुझे नहीं मालूम कानून के किसी भी जानकार, बहुत सारे क्राइम तक फैमिली मेंबर हमारे लॉयर भी हैं, वो बेहतर बता सकते हैं, मैं उनके राय का इंतज़ार करूँगा, कि एक शख्स गायब है और महीने बीत जाते हैं, उसके बाद उस शख्स की लाश एक घर में मिलती है, आंगन में दफनाई हुई या गार्डन में, और वो किसी की बता रही या किसी की निशानदेही पर, तो क्या उसके खिलाफ पुख्ता केस नहीं बनता? अब अभिषेक मिश्रा खुद ही अपनी कब्र तो खोदेगा नहीं, खुद ही उस घर में जाकर गड्ढा खोदकर 6 फीट तक फिर लाश बनकर उसी गड्ढे में तो जाकर लेटेगा नहीं, कोई ना कोई तो वहां तक उसे पहुंचाया। अब घर जिनका है, कोई पड़ोसी भी आके रखेगा नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि इनमें से कोई इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पे अगर इस फैसले को रोना है तो पुलिस के लिए भी रोना पड़ेगा कि पुलिस वालों ने एक स्ट्रॉन्ग केस कैसे नहीं बनाया। आप कैसे ये छोटी सी गलती कर सकते हो कि एक मिसिंग रिपोर्ट है गुमशुदगी की, और आपको पता है कि गाड़ी तक मिल चुकी है, और पूरे थ्रू आउट आप अपने जर्नी में कहीं किडनैपिंग का केस ऐड भी नहीं करते। तो 9 साल के बाद अंजाम ये है कि केस वहीं खड़ा जहां से शुरू हुआ था, यानी अभिषेक मिश्रा का कोई कातिल ही नहीं। भिलाई या दुर्ग पुलिस को अपने इस केस के बारे में सोचना चाहिए, स्टडी करना चाहिए कि कहाँ कहाँ उन्होंने गलतियाँ की। ऐसे ना मालूम कितने ही केस पड़े हुए हैं जिनके फॉलोअप पर नज़र डालने की ज़रूरत है, और इसी कोशिश के साथ मैं आपको ऐसे केसेस आप तक लेकर आता हूँ, इन गड़ों मुर्दों को उखाड़ता हूँ, ताकि पता